तो पुलिस वाला बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। और किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ये वाली जर्नी तो फिर मुश्किल है। रेगुलर स्टडी आपको करनी चाहिए, ऐसा नहीं आप 4-5 दिन लगातार पढ़ लिए, 3-4 दिन फिर नहीं पढ़े। तो जान नहीं रहा है वो फोटो लगा रहा है, कह रहे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हो गया सिलेक्शन। तो ये सुन के अच्छा लगता है। अदर से जो लोग पहले कभी ठीक से बोलते नहीं थे, आज वो हाथ उठा के सलाम करते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो गई कि दिल्ली में रहना तक मुश्किल हो गया। बाबूजी का एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट था वो हट गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताया कि समय हम जो यूपी पीसीएस 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो उनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा जहां पर हमने उनसे प्रीलिम्स और मेंस और यहां तक कि इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। और हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं आज इतने सारे ऑफिसर्स बैठे हैं। हम लोग अभी मौजूद हैं प्रयागराज में। तो अभी सारे ऑफिसर से हम जानेंगे, उनका थोड़ा जर्नी के बारे में जानेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में हमारे देखा होगा प्रीलिम्स मेंस के बारे में बात करते, लेकिन आज इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। थोड़ा अलग हम हटके बात करेंगे कि ऑफिसर की जो जैसे कुछ चीज़ें होती है बाहर सामने आप लोग देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके मन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, सबसे पहले तो आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम निखिल निमेश है, मैं आगरा से हूँ। और सर, आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? सर, मेरा डिप्टी जेलर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। जी सर। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग मान लीजिए एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, तो कहीं वीडियो वगैरह देखता है तो मोटिवेट होता है। तो आप किससे मोटिवेट हुए कि आप तैयारी में आए? देखिए सर, मोटिवेशन तो बहुत सारे हैं, मतलब हम ऑफिसर्स को तो देखते ही हैं, ठीक है, लेकिन मेरा था नहीं स्टार्टिंग में। तो जैसे अगर आपने बोला कि अगर मैं इस चीज़ पे बात करूं कि तैयारी में कैसे आए, तो ये तैयारी में एक्चुअली मैं आया नहीं, मुझे धक्का दे के इस तैयारी में लाया गया। वो ऐसा था कि मैं बीटेक आईटी कर रहा था, तो वहाँ पर अपना रोज़ कॉलेज जाते थे, तो कुछ बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बोला कि पढ़ने लिखने में तो थे नहीं, वही 40-50% घसीट के आ गए तो आ गए, ऐसे वाला हिसाब रहा है शुरू से। तो बीटेक में भी काफ़ी बैक वगैरह आई फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मेरे को यार दोस्त अच्छे मिल गए, है ना। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला कि यार तू क्या सारे दिन कंप्यूटर पर बैठा रहेगा, तू ना ऑफिसर बन, ठीक है, तू पुलिस वाला बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। और ये एक दिन नहीं चला, कम से कम ये उनका 6 महीने चला, बैक टू बैक एक ही बातें। तो वो चीज़ फिर स्ट्राइक करी, फिर इस तैयारी में आए, तो वो ज़बरदस्ती का था आना। तो फिर वो बाद में जाके इस एग्ज़ाम की ग्रेविटी पता लगी कि भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं है। तो जाके धीरे धीरे आया। और थोड़ा स्पोर्ट्स में भी थे कि जैसे जिमिंग करते थे। मैं मतलब स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर हूँ, 4 साल खेला है, ठीक है। ताइक्वांडो खेला है मैंने, 100 से ज़्यादा चैम्पियनशिप्स खेली हैं। पावर लिफ्टिंग करता हूँ मैं, अब थोड़ा कम है, अब थोड़ा मतलब कार्डियो वर्कआउट में ज़्यादा आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपके प्रिपरेशन में। आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जैसे स्पोर्ट में रहा है, सारी रुचि रही है, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मान लीजिए तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उनको शारीरिक प्रॉब्लम या बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है। तो आप उनको अगर कुछ टिप्स देना चाहें इसके? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी 2 चीज़ों की हेल्थ है। एक तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, और जो फिज़िकल हेल्थ के बराबर ही एक इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। तो दोनों चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। देखें, फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन डे प्रोसेस नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के नीचे स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है बैठे बैठे, नेक में प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बैठने का ही है। तो 1 घंटा तो अपने दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हफ्ते में इतने घंटे होते हैं, आपको 5 घंटे हफ्ते में अपने वर्कआउट के लिए देने, अपने शरीर के लिए देने। और आपकी लाइफ में सबसे क्लोज चीज़ आपके लिए क्या है? आपका शरीर। अगर आप उसी को ठीक नहीं रख पाएंगे तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप ज़िले को सुधारेंगे या किसी और का जीवन सुधारेंगे। और देखिए, पुलिस ऑफिसर के लिए एक फ़िटनेस ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है कि सपोज़ जो डाउन ट्रॉडन है, हमें फैसिलिटीज़ मिली, हम कहीं ना कहीं गलती से बन गए, ठीक है, तो ना अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने अपने साथ वालों के लिए क्या करा। अब भाई वो कमज़ोर है, आपको उन्हें उठाना है। आप खुद सक्षम अपने आप को उठाने के लिए नहीं होंगे तो आप उसको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस यहाँ, और मेंटल टफनेस कहाँ आती है? जब आपके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आ जाता है। दोनों ही सूरतों में लोग बाग पागल हो जाते हैं, है ना। तो बैलेंस्ड वे में, इक्वानिमस वे में चलना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन है, जैसे मैं विपश्यना करता हूँ, ठीक है, 7 साल हो गए हैं। तो आपको एक मेंटल बैलेंस भी बना के चलना है, फिजिकल बैलेंस भी बना के चलना है। और बैलेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है ना, वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। लो एंड लो हाई ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होते हैं, और जो बैलेंस्ड है वो आप काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, है ना। तो यही है कि आपको पूरे सर्विस में जैसे 60 साल तक तो काम करना ही है जब तक, और उसके बाद भी तो लाइफ जीनी है।
उसके बाद भी तो खुश रहना है, परिवार का भी आपको बैलेंस करके चलना है, वर्क लाइफ भी बैलेंस करके चलनी है और लोगों को समझाना भी है। लोग बाग आपसे इंस्पिरेशन होंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो कि बाद में आपसे जो इंस्पायर्ड हैं वो आपको ये बोलें कि भाई हमारी तो गलती हो गई। तो काफ़ी बैलेंस वे में चलना है और इसके लिए फिजिकल और मेंटल आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा। यही है। जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको कुछ सजेशन या टिप्स देना चाहें तैयारी के बारे में। टिप्स यही है कि भाई आप ना एक सबसे पहले तो डिसिप्लिन हो जाइए, ठीक है, कि किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ये वाली जर्नी तो फिर मुश्किल है ना। और अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि आप अगर अपना भला नहीं कर पाएंगे ना सर, तो आप किसी और का भला भी नहीं कर पाएंगे। अपने से शुरू करिए ताकि लोगों का आप पे विश्वास बने। और बस यही है कि आप डिसिप्लिन रहिए और अच्छे से जीने का जो पैटर्न है ना वो आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होइए, डिसिप्लिन्ड होइए, यही है बस। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सर आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, रैंक क्या थी? सर मेरा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पद पर हुआ है, मेरा रैंक 2 था। जी सर। सर आपकी तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब क्या मोटिवेशन मिला आपको कहाँ से? सर मैंने तैयारी की शुरुआत एमएससी की बात की थी, तो शुरू में जब तैयारी की थी कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा था, केमिस्ट्री वगैरह मैंने पीसीएम पढ़ा था, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरा मेन पर्पज़ ये था, मैं कभी इस जॉब के बारे में नहीं सोचता था कि ठीक है यार सक्सेस मिल जाएगी, जल्दी लेनी है, ये करना है। मैं पढ़ाई पे ज़्यादा मतलब लगा रहता था, ज़्यादा ये नहीं सोचता था कि नौकरी लेनी है, पैसा कमाना है, ये करना है। क्योंकि मेरे जो साथ वाले दोस्त थे वो मैक्सिमम लोग टीचर बन गए क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाता है बनना। तो मैं लगा रहता था और ये रेगुलर स्टडी करता था। रेगुलर स्टडी आपको करनी चाहिए, ऐसा नहीं आप 4-5 दिन लगातार पढ़ लिए, 3-4 दिन फिर नहीं पढ़े, तो उसमें कोई वो बैलेंस नहीं हो पाता है, ये होता है। सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आपके साथ के जो लोग थे वो कहीं अलग अलग जगह सिलेक्ट हो गए, तो आपको नहीं लगा कि मतलब इसकी तैयारी छोड़कर हमें अलग की तैयारी करनी चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, ट्राई? बहुत बार लगता था, ये आपने सही पूछा, कई बार लगता था। मैक्सिमम लोग सेलेक्टेड हो गए, टीचर बन गया, कोई कुछ बन गया, तो घर वाले भी कभी कभी बोलते थे कि बेटा तुम भी इधर उधर ट्राई कर लो। तो मम्मी बोलती थी कि बेटा तुम ठीक ठाक जगह से पढ़े हो, तुम एक बार ट्राई करो, आप IAS PCS के लिए ट्राई करो। तो मैं मम्मी की वजह से, इसी वजह से मेरा मोटिवेशन भी रहता था कि IAS एक बार बनना है। मैंने कभी नौकरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि नौकरी लेनी है, इस तरीके से ये मोटिवेशन करा फैक्टर। तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो अपने आप में मतलब पेशेंस कैसे रखें कि हाँ मतलब हमें लगे रहना है कंटिन्यू? पेशेंस ऐसे रखना है कि आपको जब भी आपको डिमोटिवेट फील करना, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। माँ बाप का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप आए हैं, और बेसिकली आपको मान लिया कभी डिमोटिवेशन तो फील होता रहता है, और इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है कि आपने यार आज मैंने मैच खेल लिया, मैंने मैच देख लिया, इस तरीके से मेरा टाइम बर्बाद हो गया। उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेंस के 2022 के टाइम में एशिया कप चल रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रखा था, और मेरा उस दिन ऑप्शनल का टारगेट था कि मुझे पेपर टू में 2-3 यूनिट निपटानी है। फिर मैंने सोचा था सुबह कि मैं नहीं देखूंगा, लेकिन फिर वो शाम में जब माहौल बना तो मैं फिर मैच देखने चला गया सबके साथ में, तो वो टारगेट नहीं पूरा हो पाया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा कोई नहीं कि आज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इससे ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, आपको अंदर ही नहीं कहीं ना कहीं गोल को अचीव कर लेना है किसी। तो मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो मतलब तैयारी के दौरान हेल्पफुल होती हैं या फिर मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए? एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका। एक्स्ट्रा आप रेगुलर स्टडी करते हैं ना, तो ये नहीं कि आपने मूवी देख लिया, आप बाहर घूमने चले गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में ये अवॉइड कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पीक पे रहता है, उस टाइम आपका एक स्टेबल माइंड होना चाहिए। और मैं जैसे ये मैरिज वगैरह को थोड़ा अवॉइड करता था, रिश्तेदार वगैरह में जाना आना जाना। मैंने 10 साल से मुझे लग रहा है मैंने कोई मैरिज अटेंड नहीं की अपनी रिश्तेदारी वगैरह। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर आप सोशल कम हो, थोड़ा सा इस तैयारी में सोशलाइजेशन थोड़ा कम चाहिए। ये कुछ सजेशन या मैसेज आप देना चाहें? सजेशन और मैसेज यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि कम टाइम में आपको एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य होता है IAS PCS का। तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, लगातार लगे रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, कम सोर्सेस बनाने हैं। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल साबिर है और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, 13th रैंक है उसमें, और ये मेरा 5th मेंस है। सर आपका जैसे कि 5वां मेंस है, तो आप मतलब आपने काफ़ी अपने आप को मोटिवेट रखा, तो मतलब कैसे आपने अपने आप को इतना आगे के लिए मोटिवेट रखा जब आप फिर? मोटिवेट रखने का मेरा एक पहले भी रीज़न रहा है। पहला एक रीज़न तो ये है कि
मेरी जो इसमें आने का प्लान था, सिविल सर्विस में आने का प्लान था, वो मेरे फादर का था। और फादर मेरे फादर ही मेरे रियल इंस्पिरेशन है। तो जब भी मेरे लाइफ का लो पॉइंट आता था तो मैं उन्हीं को याद करता था। और एक बड़ा इंसिडेंस जो मेरे लाइफ में हुआ था वो भी एक बड़ा गाइडिंग फैक्टर था इंस्पिरेशन में, कि जब मैंने बीटेक के बाद ये सिविल सर्विस का प्लान मतलब छोड़ के, एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट हो गया था फॉरेन में, दुबई में मैंने जॉब करी वहाँ पे। तो जब वहाँ से मैंने छोड़ा तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बन गई मेरी रेजिग्नेशन के टाइम कि वहाँ का मैनेजमेंट जो कि हमारे ही कॉलेज वगैरह का था, थोड़ा सा नाराज़ हो गया हमसे। और मतलब कई सारी ऐसी सिचुएशंस थी। और फिर वो एक भी फैक्टर मेरे मन में था कि ये लोग इतना मतलब अभी कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छे थे और अचानक से मेरे रेजिग्नेशन की वजह से मेरे अगेंस्ट में हो गए हैं। तो एक मेरे मन में ये भी था कि इनको भी दिखाना है कि मुझे अच्छा करना है। लेकिन ओवरऑल जब छोड़ के मैं आया यहाँ पे 3-4 साल से ज़्यादा हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, इवन प्रीलिम्स में भी नहीं होता था। तो वो मेरे लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। तो जब उन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ, मुझे उस टाइम ये भी लगने लगा था शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा अब। और कई सारे करियर्स को भी मैंने ट्राई किया था उस टाइम से, इवन कॉल सेंटर वगैरह पे भी मैंने कोशिश करी थी कि अब तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो फिर 1-2 महीना तो मैंने कंटेंट राइटिंग की पोस्ट पे एक बुक पब्लिकेशन था नई दिल्ली में ही, नई सड़क पे एक है, वो नाम एक्चुअली याद नहीं है, वहाँ भी काम कर रहा था। लेकिन फिर उसी के सडनली एक बार क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो UPPCS प्रीलिम्स का फॉर्म आ गया था। तो सडनली मेरे मन में और फादर का जो वो था वो सब जागा अचानक से। और फिर मैंने उस बार 17 में अप्लाई करा था उसके लिए, मैं प्रीलिम्स के लिए, तो फिर मेरा प्रीलिम्स में हो गया था। तो ये सब इंस्पिरेशन, एक जर्नी मतलब मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहा। इस टाइम में मेरा करीब 7 साल या 8 साल हो गया इस लाइन में। तो जो नहीं होता था उस टाइम फादर थे मेरे, और मेरा जो और जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता था, जैसे मैंने वहाँ जॉब छोड़ी थी, ये हुआ कि वहाँ इतना अच्छी जॉब छोड़े हो तो सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा था, अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। तो मन में ये आता था नहीं करेंगे तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इतने ओवर अ लॉन्ग टाइम होल्ड किया है। सर जैसे कि तैयारी के दौरान बीच में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो जो आप साझा करना चाहें? ऐसा जैसे किस कंटेक्स्ट में, अगर आपसे मतलब थोड़ा क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, रिश्तेदार के ताने या फिर बहुत सारे दोस्त लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो उन सब के बारे में। दोस्त तो ऐसा, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जॉब पहले करी थी, तो जो दोस्त का मैसेज आता था, फ़ोन आता था, वो मुझे यही बताते थे अब तो वो असिस्टेंट मैनेजर हो गए, अब वो मैनेजर हो गए हैं, उनकी सैलरी जो है 4 लाख 5 लाख हो गई है। और क्लास में जो मेरे से बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में, वो भी आज प्रोडक्शन मैनेजर हो गए। मतलब जब वो बात करते थे तो इस तरीके से बात करते थे कि अब मैं मतलब उनसे, वो मेरे से बहुत आगे निकल गए, एक हीन भावना से बात होती थी। एक टाइम के बाद तो हमने खुद ही ब्लॉक कर दिया सब कुछ, फेसबुक लॉगिन करे हुए 4-5 साल हो गया, तो खुद से कट होने का वो चांसेस था। और फिर सोसाइटी में 2-3 साल तक तो कोई भी पेरेंट हो, वो एक मतलब गर्व के साथ कहता है कि मेरा लड़का जो है तैयारी के लिए गया हुआ है। लेकिन 3-4 साल तक जब सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी नहीं होता है, तो जो लोग जिनसे पापा मेरे गर्व के साथ कहते थे कि तैयारी कर रहा है, वो उनका टोन बदल जाता था। वो ये कहते थे कि शादी कब होगी, सिलेक्शन कब होगा, प्रीलिम्स में हुआ कि नहीं हुआ, या मेंस में हुआ इस बार तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये सारे इंसिडेंट्स होते थे। बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें हैं। कई बार कोचिंगों में काम करने के लिए गए हम, वहाँ पे CV वगैरह दिया, कई 50 CV दिया हमने दिल्ली में। तो इतने प्यार से भगाते थे कि उस टाइम तो समझ में नहीं आता था कि जो है भगा रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये होता था कल आना, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना। तो ये सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, ये सब भी झेला है। अब आज सिलेक्शन हो गया तो वही कोचिंग के लोग, और भी हालांकि कुछ लोग सपोर्टिव थे, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। तो जो वही कोचिंग के लोग आज फ़ोन करके बधाई देते हैं, कहते हैं कि सर आपके उस टाइम जब प्रॉब्लम थी तो हम आपके साथ खड़े थे, ये वो। हालांकि हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं कि कल किसी ने मेरे साथ गलत किया तो आज हम उसका बदला लेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान मुझे ये इस पद तक नहीं देता। तो अगर उसने दिया है तो मैंने, अब जो अच्छे थे मेरे साथ वो हैं ही, जो बुरे थे उसको भी मुझे साथ में लेके चलना है। जिनको नहीं भी हम जानते हैं, अगर उनको कुछ ऐसी ज़रूरत है जो मेरी वजह से उनको मदद मिल सकती है, बिना किसी तरीके का पूर्वाग्रह मन में रखे हुए, प्रेजुडिस मन में रखे हुए, एक सेवा भाव के मन से मुझे काम करना है और अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि जब मैं दुबई में था तो उस टाइम वहाँ के लोगों से जब मैं मिलता था तो वहाँ एक्चुअली वो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री है। हालांकि डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वहाँ की प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर इंडिया से बहुत डिफरेंट थी। वहाँ के लोग हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे देखा करते थे।
तो मन में ये भी था कि दिल में ये भी था कि ये काम करना है यार, ज़िंदगी बितानी है तो अपने लोगों के लिए अब करो ना। अपने देश में जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स देख के बड़े हुए हैं, जो चीज़ चैलेंजेस को देख के बड़े हुए हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मेहनत तो वहाँ भी रह के कर रहे थे, जितना मेहनत यहाँ कर रहे हैं शायद उतना ही मेहनत वहाँ भी कर रहे थे, लेकिन वो किसी के लिए होता नहीं था। जिसके लिए कर रहे थे वो हमको सेकंड क्लास के आदमी समझते थे। आज यहाँ पे अगर हम जिस लोगों को समझेंगे, जिनकी सेवा करेंगे, शायद वो मतलब हमको बहुत ज़्यादा कुछ समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत बड़ा वो है हमारे स्टेट में, अपने कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेटिंग फैक्टर रही हैं मेरे लाइफ में। तो अब जब आपको जैसे कंट्री में आपका एक सरकारी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, तो अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब फील हो रहा है? मुझे ये लगता है कि जो लोग मेरे साथ में थे, जो आज 10 लाख उनकी सैलरी है, वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप जो है बहुत अच्छे हैं, हमसे 10 गुना अच्छी चीज़ कर लिया है आपने। और उन 10 साल में जो है हम सोचते थे कि जो है हम बहुत आगे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से प्रिविलेज आपको मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो जान नहीं रहा है वो फ़ोटो लगा रहा है, कह रहे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड हो गया है सिलेक्शन। तो ये सुन के अच्छा लगता है। और मेरे गांव के 10-15 गांव के दूर के लोग आते हैं मिलने के लिए। छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। फादर से जो लोग पहले कभी ठीक से बोलते नहीं थे, आज वो हाथ उठा के सलाम करते हैं। तो चेंजेस तो बहुत कुछ हो गया है, बदलाव तो बहुत कुछ हो गया है। थैंक यू सर। तो आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राहुल कुमार रावत है और एक्साइज इंस्पेक्टर पे मेरा 28 रैंक है इस बार। और सर आपकी तैयारी की शुरुआत कहाँ हुई, मतलब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला इसके लिए? सर शुरू में मैंने बीटेक ज्वाइन किया था, तो फिर मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ, फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था किसी कारणवश। खैर उसमें जानबूझ कर नहीं हुआ, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फिर उसके बाद मेरे यहाँ दीदी थी, बड़ी तैयारी कर रही थी, तो मुझसे कह रही थी पढ़ने में सही हो और तैयारी कर सकते हो। तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन ये था कि तैयारी करते वक्त जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम ग्रेजुएशन बीए डाल दिया था। तो उसके बाद फिर बीए हो गया, फिर एमए भी डाल दिया। घूमते टहलते रहे गाँव में, खेती बाड़ी अपना चलती रही। तो फिर दीदी मुझसे कुछ दिन कहती रही कि तुम कर सकते हो और करो तैयारी। तो मैं उनसे यही हंसते हुए कह देता था कि यार मेरे लायक नहीं है ये सब चीज़ें, तुम ही देखो अपना पढ़ाई लिखाई ये सब सारी चीज़ें। फिर कुछ टाइम ऐसा था कि हाँ ये जो ज़रूर ड्रीम था कि यार कुछ तो करना है यार, बड़ा करना है, जो भी करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम तो बिल्कुल एक गोल नहीं था अपना कि क्या करूँ उस टाइम। तो बिल्कुल बस यही था कि चलो ठीक है, चल रही है लाइफ किसी तरह। और फिर एक फेज़ ऐसा आया कि रिज़ल्ट आता है सिविल सर्विसेज का, और उस टाइम से और ये था कि टीना डाबी में हमने टॉप किया था उस टाइम। तो एकदम से ये मन में आया कि यार अब तैयारी कहीं ना कहीं, फिर एक मन में दिमाग बैठ गया कि नहीं यार यही एक चीज़ है कि बीए और एमए करने के बाद में एक जो बड़ा लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, तो यही कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ सोचना स्टार्ट किया। फिर मैं एक डायरी लेके आया और फिर 2-3 साइट का नाम उस टाइम पता चल गया था। तो एक इनसाइट्स इन इंडिया थी और एक munnal.com था। तो उसमें इंटरव्यूज़ पड़े हुए थे टॉपर्स के। तो डायरीज अभी भी मेरे पास है। तो उसमें मैं इंटरव्यू पढ़ा करता था और अपनी डायरी में नोट करता क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से कोचिंग करनी है, क्या मटेरियल यूज़ करना है, सारी चीज़ें लगभग सब कुछ। ये मैंने एक स्टडी लगभग 5-6 महीने तैयार करते रहे। बाकी किसी से बताया नहीं कि मुझे तैयारी करना है या मैं सोच रहा हूँ ऐसा, ये अपने घर पे तक नहीं बताया था कि मैं सोच रहा हूँ। फिर अचानक फिर मैंने सोचा कि यार कहाँ तैयारी की जाए। तो फिर मैंने 3 स्पेस से, या तो फिर मैं चूँकि बाराबंकी से हूँ, लखनऊ पास में रहता है, वहाँ भी कुछ कोचिंग थी। और फिर दूसरा अपना सबसे जो कि इतिहास रहा है इलाहाबाद का सिविल सर्विसेज का, तो फिर ये जगह थी दूसरा। और तीसरा ये था कि दिल्ली जा सकते थे। तो इलाहाबाद में बहुत सारे दोस्त यार और बहुत सारे रिलेटिव थे जो तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार यहाँ सही है नहीं, यहाँ फिर आएंगे फिर दोस्त तैयारी में पढ़ेंगे। और लखनऊ में चूँकि अपना घर जैसा हो रहा, तो मैंने सोचा यार अलग रहते हैं थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोचा कि यार दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली में एक दोस्त था, तो मैंने कॉल किया उसको, और कुछ इंजीनियरिंग के ही वहीं गाज़ियाबाद के फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो मैं गया, फिर वहाँ पता किया और कोचिंग के लिए पहले वहाँ गया था राजेंद्र नगर। फिर 2-3 कोचिंग थी, तो वहाँ पता किया, तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा थी। तो फिर यहाँ मुखर्जी नगर आया, तो यहाँ पर इनकी फ़ीस काफ़ी कम थी, तो हिंदी मीडियम की। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी करूँगा। फिर मैं इंग्लिश कर सकता था, लेकिन फ़ीस उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा यार मैं हिंदी मीडियम से करूँगा ताकि एक परिवार पे बोझ ना बने। खैर 2 साल बहुत अच्छी तैयारी की। 17 में जब अटैम्प्ट किया मैंने, 1 साल लगभग तैयारी करने के बाद में 17 में जब अटैम्प्ट किया मैंने पहला यूपीएससी का, तो फिर उसमें जीएस तो बहुत अच्छा रहा। सीसेट फेल हो गया था उस टाइम। तो ये था कि सीसेट कर लेंगे, क्वालिफाइंग ही तो है। तो फिर नहीं हो पाया सीसेट। तो फिर मैंने सोचा कि यार उस टाइम बहुत झटका लगा कि यार इतनी अच्छी तैयारी थी मेरी, और मेंस की इवन भी तैयारी ठीक ठाक हो गई थी। फिर कंटिन्यू किया तैयारी। फिर 2018 से सिचुएशन ऐसी आई कि एकदम मतलब पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो गई कि दिल्ली में रहना तक मुश्किल हो गया। बाबूजी का एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट था वो हट गया, ऑफिस छूट गया, बीमार रहने लगे।
फिर मेरे यहाँ बड़े भैया हैं, बबलू भैया हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तैयारी करो, हम जो भी आपकी नीड्स होगी हम पूरी करेंगे, चाहे जैसे भी पूरी करें। तो फिर उसके बाद फिर तैयारी वैयारी अपना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई उस टाइम की, फिर वहाँ से आ गए घर पे, तैयारी वैयारी करते रहे, सिचुएशन लगातार एडवर्स बनी रही। लेकिन ये है कि अगर आत्मविश्वास है और ये एक गोल क्लियर था कि हाँ करना है तो यही करना है, तो फिर जो है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी तैयारी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, मतलब फाइनेंशियल स्थिति भी प्रॉब्लम में आई, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है या फिर बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे, तो आप मतलब उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन यही है कि अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको कम से कम रखिए, और ज़रूरतें अपनी मिनिमम ही होती हैं। वो हम लोगों ने कोरोना काल में भी सीख लिया कि केवल 2 टाइम का खाना मिल जाए और रहने का कोई एक ठिकाना हो, और हम लोग के लिए क्या है, एक छोटा सा कमरा हो, कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शांत माहौल हो, आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं कैसे भी, एक ठीक है। और आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ भी मेरे ख्याल से 18-20 घंटे लाइट रहने लगी है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, और टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, इसकी वजह से मटेरियल कंटेंट ये सब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बस अब तो ये हो गया है कि क्या छोड़ें क्या पकड़ें, तो उसमें जो भी आपको सही लगता है, 1-2 साइट्स, 1-2 यूट्यूब चैनल हो गए, और बाकी कुछ जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करिए और सही से अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए बस, और सिलेक्शन जरूर होगा, आपका आत्मविश्वास रहेगा तो। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अभय कुमार गौतम है। आज किस पोस्ट पे सिलेक्शन? मेरा डिप्टी जेलर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। सर आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? सर मेरी जर्नी बहुत आसान नहीं रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं बचपन से ननिहाल में रहा। मेरे बड़े मामा जी ने मेरी पढ़ाई का और जो भी जिम्मेदारियां उठाया। बीटेक तक मैंने पढ़ाई उनके गाइडेंस में की। उसके बाद से मैं लखनऊ आ गया। हमारे छोटे मामा जी सचिवालय में हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और चूँकि पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये उम्मीद थी कि अगर बच्चा को सही ट्रेनिंग और सही चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो कुछ कर सकता है। और घर की भी उम्मीदें थी कि भाई अपने परिवार में इकलौता हूँ, घर का बड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी थीं। हमारे छोटे मामा जी ने हमारी पढ़ाई का सारा जिम्मा लिया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद से मैं तैयारी में आ गया। सिविल इंजीनियरिंग से चूँकि मैंने स्नातक किया था, तो 1-2 साल तक मैंने जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह के लिए मैंने एफर्ट किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी बीच में मेरा 1 साल के लिए एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग मेरा HPCL में एक प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ। मैं जब वहाँ से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट मैंने कर लिया, तो मैं सोचा कि अब क्या करूँ, ये तो ट्रेनिंग भी अब कंप्लीट हो गई। जो भी 2-3 लाख रुपए उस समय मिला उसका 1 साल का, वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उस समय तक मैंने SSC CGL की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो मैंने 2 बार लगातार मेंस दिया। उसके बाद से कोर्ट में चली गई वैकेंसी, कोई फाइनल नहीं हुआ और अगले लेवल तक कहीं पहुँच नहीं पा रहा था। तो लग रहा था कि जो मैं चाहता हूँ, शायद मेरा ड्रीम कुछ बड़ा करने का था, लेकिन संसाधन न होने की वजह से मैं परेशान रहता था। मुझे लगता था कि बड़ी बड़ी जो चीज़ें बोली जाती हैं, IAS का एग्ज़ाम, PCS का एग्ज़ाम, ये सब चीज़ों के लिए संसाधन चाहिए होगा और शायद सही गाइडेंस भी चाहिए होगा। तो जब मैं वहाँ से चला आया तो फिर मैं लखनऊ आ गया। मैं कुछ समय तक नोएडा में रह के प्रिपरेशन किया, जो भी मेरे पास सेविंग्स थी। तो मेरे मामा जी जो अपने समय में थे 90 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो 5 बार PCS का मेंस दिया था। हालांकि अभी वो सचिवालय में एक अच्छे पद पर हैं, लेकिन उन्होंने गाइड किया कि देखो इस एग्ज़ाम में मेहनत तो तुम्हारी होगी, बस मैं तुम्हारी दशा और दिशा तय कर सकता हूँ। जो भी सपोर्ट है, जो भी मैंने अपनी कमियाँ, जो भी ऑप्शनल में गलत चूज किया, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बाकी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे पढ़ने की व्यवस्था के लिए एक लाइब्रेरी ज्वाइन करा दिया, जहाँ पर मैं पिछले विगत 3 साल से वहाँ पर मैं पढ़ाई करता रहा। बहुत से चैलेंजेज आए और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती। उन्होंने बोला था कि लक्ष्य अपने बड़े रखो, जब बड़े लक्ष्य रहेंगे तो छोटे लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। और शायद उनकी बात सही हुई। मैंने अपनी मेहनत रखी, उन्होंने मेरी दिशा और दशा तय की और उसमें मैंने 2020 में मेरा युवा विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ। 2021 का मुझे UPSC का मेंस देने का मौका मिला, हालांकि उसमें चयन नहीं हो पाया। तो उसके बाद से मैं बहुत परेशान सा हो गया कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, छोटे एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहे हैं, बड़े भी नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद से फिर जैसे ही 2-3 महीने का गैप मिला, PCS का फिर मेंस मेरा था, तो मैंने PCS में सारा एफर्ट लगा दिया। हालांकि मैंने PCS की कभी डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरा एम UPSC का था, लेकिन जो मेरा स्टैंडर्ड हो सकता था सेल्फ स्टडी से, मैंने उसको टच करने की कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट दिया। हालांकि उस एफर्ट का फल मुझे मिला, PCS मेरा डिप्टी जेलर के पद पर चयन हो गया। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे हिसाब से मैं अपनी बातें कह सकता हूँ कि इस सफलता का श्रेय मैं बहुत लोगों को दे सकता हूँ, देना भी मुझे अच्छा लगता है। हमारे बड़े मामा जी ने मेरा स्नातक का जो भी जिम्मेदारियाँ थी उठाई, उसके बाद से छोटे मामा जी और मामी जी ने उठाया। लेकिन इनमें एक लोग हैं जो बहुत स्पेशल हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं और मित्र भी हैं। उन्होंने अपने स्तर पे
वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं और उन्होंने अपने स्तर पे टेस्ट सीरीज़ बनाई, मेरे आंसर्स को इवेलुएट किया, पर्सनली मुझे कस्टमाइज सोल्यूशंस दिए और उनका बहुत बड़ा रोल भी एक रहा है मेरी सफलता में। तो मैं आपके मंच के माध्यम से अपने माता पिता, गुरुजन, मामा मामी और जो मेरे रिश्तेदार हैं और मित्रगण का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी इस परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और शुक्रिया। सर कहीं ना कहीं जो मान लीजिए छात्र रहते हैं जो बीए करके जा रहे हैं, इस तैयारी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो छात्र आईआईटी या फिर बीटेक करके आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, खासकर सिविल की तैयारी में, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो तो मतलब प्राइवेट के लिए आगे जा सकते हैं, तो आपको मतलब ऐसा क्या लगता है, क्या रीज़न? बदलते परिवेश के हिसाब से जो गवर्नेंस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जहाँ पे टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जैसे हम लोग ई गवर्नेंस की बात करते हैं, जहाँ पे सब कुछ लगभग आईटी बेस्ड होता जा रहा है चीज़ें। तो जो सिविल इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के बच्चे जो खासकर से ज़्यादा आईआईटीज़ वगैरह के आ रहे हैं, उनका माइंड कहीं न कहीं थोड़ा सा टेक्निकल होता है। मैं किसी ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड की वो नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब बदलते समय की नीड अलग हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो आयोग का सिलेबस है, चाहे आंसर्स इवैल्यूएशन का जो उनका एक मानक है, उसमें वो बच्चे ज़्यादा फिट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपने अंदर लानी है, और जो आर्ट बैकग्राउंड्स हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकल होना है, एक मिडल पाथ उनको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। आपका सुपना? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम महेश कुमार है। और सर आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और रैंक क्या थी? मेरा डीएसपी पद पे सिलेक्शन हुआ है और मेरी रैंक 21 थी। सर आपको मतलब आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से मतलब तैयारी की? सर सबसे पहले मैं मतलब जर्नी की अगर शुरुआत करूं तो मैं सबसे पहले मैं उन लोगों को जोड़ पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत एक एवरेज स्टूडेंट की रही है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी जर्नी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बचपन से ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का सपना था, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। मेरा जो ड्रीम था वो कुछ और ही था। मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो सोचता था कि कभी ना कभी क्रिकेटर बन ही जाएंगे। लेकिन चूँकि गाँव में खेलते थे, रिसोर्सेज वगैरह थे नहीं, और थोड़ा वो भी प्लेटफॉर्म भी नहीं हो पाता था, तो वो जो ड्रीम थी शायद मैंने अपनी 12th आने तक ख़त्म कर दी थी कि नहीं वहाँ पे तो नहीं जाने वाला। उसके बाद एनडीए का बहुत क्रेज चढ़ा मुझे कि डिफेंस ज्वाइन करना है मुझे। तो डिफेंस में आप 12th से स्टार्ट हो जाता है अटैम्प्ट देना, तो 4-5 अटैम्प्ट दिए जब तक आपकी एज होती है, तो कभी भी प्री तो निकला ही नहीं, एसएसबी के लिए कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप करा 12th के बाद। फिर मैंने जब मेरे पास कुछ बचा नहीं कि एक्चुअली मैं करने के लिए है क्या, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी है कानपुर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि जब मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तब मुझे मतलब यूट्यूब पे देख लिया, इस पे देख लिया, गांव से ही एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, तब लगा कि यार भाई सिविल सर्विसेज नाम की भी कोई चीज़ है और इसका बड़ा भौकाल है। क्योंकि उस समय तो जनरली लोग क्या भौकाल पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इतना लोग समझदार होते नहीं हैं, वो भी अपनी एक एज होती है समझने की। तो लगा कि यार इसमें है मज़ा करने में। तो वहाँ से चीज़ें लोगों से सीखा, उन्हीं से मिला जिनका सिलेक्शन हुआ कि क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नहीं है, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी तैयारी कर सकता है। तब तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था कि इतना अच्छा तो मैं स्टूडेंट रहा नहीं हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने 2018 से प्रिपरेशन की, और पीसीएस में मेरा 4था प्रयास था और पहला इंटरव्यू था, और इस बार सिलेक्शन हुआ मेरा 2021 में। ये है बस। तो सर जैसे कि मान लीजिए आप बता रहे हैं कि आपके गांव से किसी का सिलेक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन हो जाता है, आप भी कहीं पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, तो घर वाले माता पिता जो होते हैं वो आप पर दबाव डालने लगते हैं कि देखो उनका सिलेक्शन हो गया और तुम यहीं अभी पढ़ रहे हो। तो मतलब ऐसा कुछ दबाव आपने फेस किया? इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मेरे फेलियर रहे हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने यही कहा कि भाई जो मन करे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। जब मुझे ज्वाइन करना था कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना, तो उन्होंने आराम से देहरादून भेजा कि आप जाइए ज्वाइन करिए। फेल हुआ, फिर मैंने कहा मुझे सिविल सर्विस तैयारी करनी है, उन्होंने कहा आप जाइए, मतलब आप अपनी लाइफ जीजिए। तो मैं अपने परिवार का तो मतलब बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया इस चीज़ के लिए कि आप ये करिए, जो आपका मन है वो करिए। कुछ मैसेज या सजेशन देना चाहें स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को तो यही सजेशन देना चाहूँगा मैं, बहुत छोटी सी बातें हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, या प्रयागराज दिल्ली में भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो जिनकी शिक्षा जो दीक्षा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्लास से हुई है। तो उस चीज़ को लेके कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट मत रहें। बहुत बेसिक सी चीज़ है, यूपीएससी भी केवल ग्रेजुएशन मांगता है, उसमें कोई परसेंटेज का मामला नहीं है, ठीक है। तो उसमें केवल ऐसा नहीं है कि बहुत जो आईआईटीएंस हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है। बस ये है कि उस जो सिविल सेवा डिमांड करती है उनकी कुछ पैरामीटर्स हैं,
बस उनको फॉलो करिए और अपनी जो मानसिक मजबूती है, रिसोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज बड़े पे ऑनलाइन क्लासेज चलने लगी हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, आपको मानसिक मजबूती आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप कहीं भी बाहर रहेंगे, आपके साथ आपके परिवार वाले हैं, हो सकता है कि आप बाहर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दूर हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही आपको मोटिवेट रखना है। तो मेंटली जो टफनेस है वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके अंदर ये धीरे धीरे डेवलप होगी, अगर ये हो जाएगी तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कपूर कुमार है और मेरा चयन डीएसपी के लिए हुआ है 22वीं रैंक के साथ है। मेरा मीडियम हिंदी है और भूगोल मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सर आपके जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि औसत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरुआत से ही, और कुछ ऐसा समय भी आया था जब मैंने करीब 5-6 साल के लिए पढ़ाई को ब्रेक कर दिया था। लेकिन 2013 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो तभी मुझे लगा कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो क्या शुरू किया जाए। मैंने सोचा पढ़ाई शुरू करते हैं, और उसी समय मैंने हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया 2015 में, और फाइनली जो मैं अलीगढ़ का हूँ तो वहाँ डीएस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में। कॉलेज सिंह के दौरान ही हमारे अलीगढ़ में कोल तहसील में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा तत्कालीन एसडीएम के रूप में आए थे। तो जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू कर रहा था तो ऐसा समझ नहीं थी कि भाई पीसीएस करना है या आईएएस करना है, ये सारी चीज़ें तो एकदम से बाहर थी। तो कुछ करना है ये सोचते थे, तो क्या करना है, तो जब सर को देखते थे, उनके कार्यों के बारे में जानते थे, तो बड़ा एक मोटिवेशन मिलता था। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें ही थोड़ी रुचि पैदा की जाए। एक बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि परिपक्व स्टूडेंट होने की ज़रूरत है बहुत, कि मैंने कहा मैं सर मेरा तो हिंदी मीडियम है और कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं है, कैसे करूँगा। तो आपको हिंदी अगर आती है ना, सामान्य रूप से समझ लेते हो, लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो काफ़ी रहता है। ठीक है, तो उसी समय 2017 में मैंने अपनी शुरुआत की थी। 18 में मैंने अपना पहला मेंस दिया था और प्री मेंस और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। तो ये जर्नी थी। लेकिन उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर फाइनली 19 में प्री नहीं हुआ, 20 में मेंस नहीं हुआ क्लियर, तो ये जो समय था वो थोड़ा सा टफ़ था। और टफ़ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जो कहीं गांव कस्बे से निकल के अपने पास के छोटे से शहर में तैयारी करने जाता है, उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खुद ही खाना बनाना होता है, दोस्तों से भी मिलना होता है। असल में जो तैयारी का जो एक मार्ग होता है उसमें कई सारी अड़चनें इस तरह की भी होती हैं। आपको पूरा 24 घंटे में सोना भी होता है, उठना भी होता है, और आज जो डिजिटल दुनिया है उसमें मूवीज़, सॉन्ग, अपने आप को मोटिवेशन रखना, ये सारी चीज़ें भी जुड़ी रहती हैं। हम अपने आप से इनको दूर नहीं कर पाते क्योंकि हम भी एक ह्यूमन ही हैं, जुड़े रहते हैं लगातार। मोबाइल देखते रहना, फिल्में देखते रहना, अब तो वेब सीरीज़ आ गई हैं तो घंटों उसी में लग जाते हैं। तो जब आप असल में गिरते हैं, जब आप निराश होते हैं, उस समय आपको दोस्तों की ज़रूरत होती है, साथ ही आप इन चीज़ों में थोड़ा सा उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फिर भी सकारात्मक बने रहिएगा, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहिएगा, अपनी कमियों से सीखिएगा, जैसा कि मैंने किया। उस समय कोरोना काल जो 2020 में वैश्विक आपदा के रूप में आया था, जिन्होंने एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, तो मैंने उस समय को यूटिलाइज़ किया, जो भी मेरे वीक पॉइंट थे उनको थोड़ा बेहतर किया। क्योंकि उस समय क्या होता था ना कि आपके मिलना जुलना एकदम से बंद हो गया, ना कोई दोस्त आपके पास में जा सकता है, ना आप उनके पास में जा सकते हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा मिला। 20 वाला जब मेंस नहीं हुआ तो मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम मार्क्स थे मेरे, 606 मार्क्स थे फाइनली मेंस में। तो 2018 में 824 थे और उसके बाद में 606 मार्क्स, बहुत कम मार्क्स थे। मुझे लगा कि शायद अब लाइफ में मुझे ये जॉब कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना बुरा मेरा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर लड़ूंगा। एवरेज में था तो क्या हुआ, मेहनत तो कर सकता हूँ ना एक्स्ट्रा, तो वही काम किया। और 2021 का प्री दिया, मेंस दिया और फाइनली सिलेक्शन हुआ डिप्टी एसपी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पढ़ाई के दौरान मुझे फेस करनी पड़ी और मेरी जर्नी ये रही है। सर जैसे कोविड के पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं मान लीजिए सिविल सर्विसेज का इतना मतलब क्रेज़ नहीं था, लेकिन जब कोविड के बाद सोशल मीडिया काफ़ी लोग ज़्यादा यूज करने लगे, तो कहीं ना कहीं वीडियोज़ के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से जो है वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं वीडियो में देखते तो अपने आप को मतलब मोटिवेट करते कि हाँ हम भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। जैसे कोरोना काल से अगर हम पहले की बात करें तो उस समय एक सीमित चीज़ें थी, लेकिन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने भी इसको बढ़ावा दिया है। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि कोरोना में बहुत सारी जॉब गई हैं जो प्राइवेट सेक्टर में थी, और उन लोगों ने सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रयास थोड़े तेज़ कर दिए हैं। हम पाएंगे कि लगातार जो है कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और जो सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें आप पाएंगे कंटेंट जो है, तमाम कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन जो कंटेंट पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा आप सीमित ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ ना आपको सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है, आपको 4 जगह से नहीं पढ़नी है। तो मेरा मानना है कि आज भी बुक कहीं ना कहीं रिलेवेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। आप उनको मल्टी टाइम रिवीजन कीजिएगा। सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखते हैं उसका बहुत बड़ा नेगेटिव भी है। जब हम अकेले रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल होता है वो हमारे लिए एक बीमारी की तरह होता है। दिन में 4 घंटे 6 घंटे हम उसमें बर्बाद कर देते हैं और 1 घंटे हम कंटेंट देखने में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने इतना फ़ायदा सोशल मीडिया से इतना लिया नहीं, हालांकि मैं तो था ही नहीं सोशल मीडिया पे, FB अकाउंट वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह मैं कभी रखा नहीं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको एक सीमित अपने आप को रखना है, लोगों से बचा के भी और ऐसी चीज़ों से बचा के भी जो आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो आप कर सकते हैं लेकिन अवॉइड करिएगा अगर हो सके तो। तो सर आप लोगों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।